हेलो एमबीके एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफिक एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हमारा टाइटल है बायोकेमिस्ट्री। एज यू नो दैट बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मेटर कंपोजिशन एंड उसके स्ट्रक्चर के अबाउट पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन है बायोकेमिस्ट्री का। देखो व्यूअर्स, हमें पता है जो बायोकेमिस्ट्री है ये ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है बायोकेमिकल प्रोसेस को जो टेक्स प्लेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं और केमिकल प्रोसेस हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। हम उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। जो बायोकेमिस्ट्री है इसका जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ज्यादातर फोकस करता है। जैसे कि प्रोटीन्स ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल है, लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल है, एज वेल एज द केमिकल रिएक्शंस एंड पाथवेज दैट अकर विद इन सेल्स। जो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको दरअसल डिस्कस करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर जो केमिस्ट्री में आप फील नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ये केमिस्ट्री है। ठीक, बायोकेमिस्ट्री एम्स टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंटरएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो बायोकेमिस्ट्री है ये इन्वेस्टिगेट करता है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरएक्शन जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये आपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आपने इसको पढ़ा होगा कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स द मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्क्राइब्स करते हैं दैट रेगुलेट्स सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन। जो सेल्यूलर एनर्जी प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। Biosynthesis, degradation of molecules, it plays a vital role. Understanding the molecular basis of disease, impact the drugs on biological molecules. ये जो बायोकेमिस्ट्री ये अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल रहता है, डिजीज एंड इम्पैक्ट करता है ड्रग्स ऑन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर। तो मैं आपको बता रहा था बायोमॉलिक्यूल्स के अबाउट। वैसे तो आपने बायोमॉलिक्यूल्स को बायोलॉजी में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़े से उसको देख लेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जी, आई होप यू आर फेमिलियर विद कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एसेंशियल ग्रुप ऑफ फूड इन ह्यूमन एंड एनिमल डाइट्स। ये एक एसेंशियल ग्रुप होता है ऑफ फूड का इंसानों में एंड जानवरों में, एनिमल्स डाइट्स में। इट्स मोर रियलिस्टिक डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सब्सटेंस दैट यूज सच कंपाउंड्स व्हेन दे आर रिएक्ट विद वाटर ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब कार्बोहाइड्रेट्स पानी के साथ रिएक्ट करता है, ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करता है, तो वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन को जैसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दरअसल कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है फॉर टिश्यूज, ऑर्गन्स और आवर बॉडी के लिए। दे आर कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डीएनए एंड आरएनए का कंपोनेंट है। दे ट्रांसमिट द स्टोरेज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो डीएनए है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग की तरफ, या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो राइस, पोटैटोज, व्हीट, बेयरली आर द नेचुरल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर सब्सटेंस देखे ये नेचुरल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। ये तो हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन देखा कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। जी व्यूअर्स, स्ट्रक्चर की बेस पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज मोनोमर्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीगोसैकेराइड्स।
कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासीफाई किया इन ग्रुप्स में। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इज नंबर ऑफ शुगर यूनिट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। दरअसल ये जो क्लासिफिकेशन है ये नंबर ऑफ शुगर यूनिट पर है जो कि इन कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है। एक बात याद रखें, आपको पता भी होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मोनो का मतलब है 1 एंड डाई का मतलब है 2, ओलिगो मतलब है फ्यू एंड पॉली मतलब मेनी और सेवरल, बहुत ज्यादा जो शुगर यूनिट्स होते हैं हम उसको पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। एंड ये जो अल्फाज है सेक्राइड्स, ये ग्रीक वर्ड सेक्रोन से लिया गया जिसका मतलब है शुगर। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स कंटेन सिंगल शुगर, क्योंकि इसका नाम ही मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड मोनो का मतलब ही 1 है। यूनिट फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये जो एग्जांपल है ये आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी क्लासिफिकेशन के कौन से एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि ये मेन है। कभी कभी ये हमें एमटीकेट के अंदर कंफ्यूज कर लेते हैं, तो इन्हें आप याद रखें। देन हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स की। डाई का मतलब मैंने आपको बताया 2, कंटेन 2 शुगर, ये 2 शुगर पर कंटेन होती है। एग्जांपल, इसका एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड्स। उसके बाद हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर मेड अप ऑफ 3 to 10 शुगर यूनिट्स। इसमें से इनमें 3 से 10 शुगर की यूनिट्स इस कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं, तो हम उसको ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। मैंने आपको रिसेंटली बताया कि ओलिगो का मतलब है फ्यू। इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो कीटोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस जो है वो एग्जांपल है ओलिगोसेक्राइड्स के। एंड जो कि मेलिजिटोज है, मेलिजिटोज ये भी एग्जांपल है, इसमें इंक्लूडेड है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, सॉरी ग्लूकोज। तो these are all examples of oligosaccharides। और लास्ट में हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स, कंटेन मोर देन 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स इस कार्बोहाइड्रेट्स में मिलते हैं। इसके एग्जांपल हैं सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है व्यूअर्स, तो डिटेल में हम देखेंगे मोनोसेक्राइड्स को। ये जो मोनोसेक्राइड्स है इसको क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पर। ये मेन एमसीक्यूज है कि जो मोनोसेक्राइड्स है उसको कार्बन की नंबर पर इसको क्लासिफाई किया गया है। इन दिस क्लासिफिकेशन प्रीफिक्स इज यूज्ड इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन। जो प्रीफिक्स इसमें हम यूज करते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करते हैं। एंड सफिक्स ओज, इसमें जो सफिक्स है लास्ट में जो वर्ड आएगा ओज, इसको इस्तेमाल करेंगे यूज इंडिकेट द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ अ बायोमॉलिक्यूल। तो देखते हैं इसको, देखो क्लासिफाई किया गया इसको ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। याद रखें ट्रायोस का मतलब है 3, टेट्रोस का मतलब 4, पेंटोस का मतलब है 5 एंड हेक्सोस का मतलब है 6। ठीक है, ये इस तीनों 4 इसके क्लासिफिकेशन के फार्मूलाज हैं। एग्जांपल्स मेन पॉइंट्स हैं, इसमें जो मेन पॉइंट है वो एग्जांपल है, ये याद रखें। ये ट्रायोस का एग्जांपल है ग्लाइसराल्डिहाइड, ये पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। एंड टेट्रोसिस का एग्जांपल है इरेक्सोस एंड पेंटोस का एग्जांपल है राइबोस, राइबोस इज अ पेंटोस शुगर। एंड हेक्सोस का एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लूकोज इज अ हेक्सोस शुगर। ठीक है व्यूअर्स, अमंग दीज मोनोसेक्राइड्स जो हेक्सोसिस है, इनमें से जो हेक्सोसिस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम में। हेक्सोसिस शुगर आर क्लासिफाइड इनटू अल्डोसिस एंड कीटोसिस। जो हेक्सोसिस है इसको अल्डोसिस एंड कीटोसिस में क्लासिफाइड किया गया है। एन एग्जांपल ऑफ अल्डोसिस इज ग्लूकोज वेयर द कीटोसिस इज फ्रक्टोज। ये भी याद रखें, ये भी मेन पॉइंट है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन। ये जो ग्लूकोज है एंड फ्रक्टोज है ये ओपन चेन एंड क्लोज चेन फॉर्म करते हैं। However, the open chain forms relatively unstable। जो ओपन चेन बनाते हैं ये वो अनस्टेबल होती है। The closed chain forms of glucose called
पायरोन्स, ठीक है, जो ग्लूकोज क्लोज चेन बनाते हैं हम उसको कहते हैं पायरोन्स। ये मेन पॉइंट है। जो रिजेंबल होती है सेम लाइक स्टिक होती है विद पायरिन, वेयर इज द क्लोज चेन ऑफ फॉर्म फ्रुक्टोज नोन एज फ्रुनोज, ठीक है। जब फ्रुक्टोज क्लोज चेन बनाता है तो हम उसको फर्नोज कहते हैं, जबकि ये रिजेंबल होती है विद फोरान्स। ये किस्म का कंपाउंड से इसके साथ इसकी स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग होती है, एक जैसी होती है। ये इन दोनों की स्ट्रक्चर बनी होती है ओपन चेन एंड क्लोज चेन। दिस इज मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के अबाउट। डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये तुम्हें पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है जो कंसिस्ट होता है टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट पर ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसके दरमियान बनता है। ये भी मेन पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसाइडिक देखो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान में होगा, इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप होता है दैट ज्वाइन टू मोनोमर्स, जिसमें दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं एंड लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल को बनाते हैं। एक मेन पॉइंट याद रखें, जब फॉर एग्जांपल ये दो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। एंड जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो इनके दरमियान वाटर बाहर रिलीज होता है, ठीक है, वाटर इज अ माइनर प्रोडक्ट रिलीज होगा। इट फॉर्म थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कहलाता है कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है, हम उसको कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में, मुझे उम्मीद है कि जहां तक बात समझ में आपको आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वही पॉइंट जो मैंने आपको रिसेंटली बताया कि कंडेंसेशन रिएक्शन में जो वाटर है वो बाहर निकलेगा, एलिमिनेट होगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। डाइसेक्राइड आर वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सॉल्युबल होते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं, C12H22O11। देखो, अल्फा ग्लाइकोपाइरोन्स एंड बीटा ग्लाइकोफिनोस जब आपस में फ्यूज होंगे तो ये सक्रोज बनाते हैं। एंड यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ पर ये जो वाटर है एज अ माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, बाहर निकला। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, दे आर अमॉर्फस, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स के पास कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो अमॉर्फस होता है। और अमॉर्फस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको पर्टिकुलर शेप नहीं होती। ये वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में ये सोल नहीं होते इजीली एंड मेड अप ऑफ मोर देन 10 हाइड्रोक्सिल शुगर। याद रखें, ये 10 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल शुगर से मिलके बनता है, तभी जाके पॉलीसेकेराइड्स जाके हमें फॉर्म हमें जाके मिलता है। These hydrolysis molecules are associated with each other through glycosidic linkage। मैंने ये पॉइंट आपको रिसेंटली भी बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसमें हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और बॉन्ड। पॉलीसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड, हम फर्दर क्लासिफाइड कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स को इनटू एनिमल पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एंड प्लांट पॉलीसेकेराइड्स। एग्जांपल ऑफ एनिमल पॉलीसेकेराइड्स आर ग्लाइकोजीन। ये जो ग्लाइकोजीन है ये एनिमल स्टार्च कहलाता है और ये भी पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। विच इज फाउंड इन द मसल्स एंड लिवर्स ऑफ एनिमल्स, जो कि मोस्टली लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स में से मिलते हैं। इस स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, ये इसका काम ये है, इसका रोल ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है, कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। मैंने आपको ये भी बताया कि इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। प्लांट पॉलीसेकेराइड देखो आर द रिवर्स कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल प्लांट्स पॉलीसेकेराइड्स एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो कि ग्लूकोज यूनिट्स के बने होते हैं दोनों। ये जो मैं कंपोजिशन बता रहा हूँ
ये मेन है। कभी कभी ये क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि स्टार्च किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज किस चीज से मिलकर बना होता है, फ्रक्टोज का होता है, ग्लूकोज का होता है, या फिर सुक्रोज का होता है। तो उसके लिए याद रखें ये ग्लूकोज जो है बना होता है। स्टार्च इज मेन कंपोनेंट ऑफ आवर कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक। जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन कंपोनेंट है। इज फाउंड इन पोटैटोस, ये पोटैटोस में मिलता है, व्हीट में मिलता है, बेयरली इट इज। जबकि सेल्यूलोज है, जो सेल्यूलोज हमें पता है कि ये प्लांट्स की सेल वॉल में मिलता है। इट्स यूज्ड इन मेकिंग कॉटन, ये कॉटन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेल्यूलोज फाइबर, पेपर, ईटीसी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा डू यू नो को देख लेते हैं कि मैं भी इनमें से भी हमें क्वेश्चन आ जाए एमडीकेट के अंदर। देखो, इन कार्बोहाइड्रेट्स जो अल्फा एंड बीटा रेफर करता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमको याद है, हमने अल्कोहल एंड फिनोल के चैप्टर में इसके हवाले से बात की थी। इस OH ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो अल्फा एंड बीटा है ये रेफर करता है पोजीशन ऑफ OH ग्रुप की पोजीशन पे। जो अटैच होता है विद एनोमेरिक कार्बन, द कार्बन बेयरिंग द कार्बोनाइल, ठीक है, प्लस जो denotes the configuration when the hydroxyl is below the plane ring, and minus denotes the configuration of the hydroxyl group above the plane of the ring में जब above the, देखो जब वो प्लस होंगी तो ये डिनोट करता है कि ये हाइड्रोक्सिल कंफ्यूजन बेलो द रिंग है। जब वो माइनस होगी तो इसमें ये होगा कि ये अबव द रिंग स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिशनली सिग्निफिकेंट बायोमॉलिक्यूल्स और एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बैलेंस डाइट। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारे बॉडी के लिए, बैलेंस डाइट के लिए एसेंशियल है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च, सुक्रोज, मेल्टोज, ये कन्वर्ट होते हैं इनटू ग्लूकोज में, इन आवर डाइजेशन सिस्टम, which is then absorbed into blood stream and transported to the various cells where it utilized for the energy production। उसके बाद ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद उसको सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्टेट किया जाता है, और जहाँ पर ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। व्यूअर्स, हमें पता है कि रेस्पिरेशन इक्वेशन क्या होते हैं कि जब ग्लूकोज से हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज ऑक्सीडेशन, तो इसमें हमें मिलता है एनर्जी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के तौर पर यहाँ पर बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को नोज के जरिए बाहर निकाला जाता है, एंड वाटर को स्वीटिंग एंड यूरिया के जरिए बाहर खारिज किया जाता है, एग्जिट किया जाता है। ग्लूकोज जो है वो वाइटल प्लेस रोल करता है इन एनर्जी स्टोरेज में विद इन द बॉडी। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड स्ट्रीम कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको कन्वर्टेड किया जाता है ग्लाइकोजन में। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि ये जो ग्लाइकोजन है ये एनिमल स्टार्च है जो सर्व करता है इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज का एक मतलब सर्व करता है इन एनिमल्स में, जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडिंग है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर्स। व्यूअर्स, एज वी नो दैट जो ग्लाइकोजन है उसको मसल एंड लिवर्स में स्टोर किया जाता है। इन अदर वे ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स। दूसरा मेथड ये कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, बाद में उसको स्टोर किया जाता है, which are then stored as body fat। जो बॉडी फैट के तौर पर उसको बॉडी में स्टोर किया जाता है। ये दो मेथड है ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर करने की। लेकिन ग्लूकोज का मकसद ये है कि वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। ग्लूकोज सर्व एज फ्यूल फॉर ब्रेन। ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेन के लिए फ्यूल कंसिडर किया जाता है। एडिक्यूट इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंश्योर्स नॉर्मल ब्रेन फंक्शन।
जब कार्बोहाइड्रेट्स एडिक्यूट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो वो बेनिफिशियल होता है ब्रेन, नॉर्मल ब्रेन फंक्शन के लिए। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक डाइटरी फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स। कुछ ऐसे फाइबर्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं, जो कि ह्यूमन एंजाइम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। देखो बस, अगर हम बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज के ऊपर जो व्हाइट फाइबर होते हैं वो इंसान के एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होते। However, they regulate bowel movement and promote digest health. वो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एंड उसकी मूवमेंट को प्रमोट करते हैं। सर्टेन नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक फाइबर, जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि फाइबर, वो हेल्पफुल होते हैं प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव गट में। ठीक है, इनका ये फायदा होता है। ठीक, उसके बाद ये तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से बात की। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंस। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट एज प्रोवाइड स्लो एंड स्टेडी रिलीज एनर्जी। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्लो प्रोवाइड करते हैं, स्टेडी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। ईटिंग द मेंटेनिंग द स्टेबल ब्लड शुगर लेवल, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च फाउंड इन फूड्स, जो स्टार्च है वो फूड में मिलता है। सपोर्टिंग प्रोलॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। स्टार्च का काम ये है कि वो प्रोलॉन्ग करता है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज को विदाउट सडन स्पाइक्स इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब वो सडन स्पाइक्स ब्लड ग्लूकोज में प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद हम देखेंगे रोल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हेल्थ एंड डिजीज में। देखो, फर्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज की। इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में वाइटल कंपोनेंट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। टाइपिकली नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड रेंजेस 70 to 110 मर्क्यूरी पर 100 DL, जितना ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर। और ये एमसीक्यूज है, इन्हें आप याद रखें। हाउएवर, इफ ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स दिस रेंज, अगर ग्लूकोज की लेवल इस रेंज से ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो इट कैन लीड द डायबिटीज, वो डायबिटीज काज करवाती है। विच कैन बी मैनेज थ्रू इंसुलिन कंट्रोल। जो इंसुलिन है ये एक किस्म का हार्मोन है जो पेनक्रियास से रिलीज होता है एंड ये डायबिटीज पर कंट्रोल करता है। ओके, दिस कॉल्ड ग्लूकोज। एंड उसके बाद हम बात करेंगे फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज इज सिंपल शुगर, ये एक सिंपल शुगर है फाउंड इन मेनी फ्रूट्स एंड हनी। ये जो फ्रक्टोज है ये फ्रूट्स एंड हनी में मिलता है। इट्स स्वीटेस्ट अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट। जो फ्रक्टोज है सब कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा स्वीटेस्ट है। इट्स मेन फंक्शन टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। व्यूअर्स, जब हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होते हैं तो फ्रक्टोज का इसमें मेन फंक्शन ये है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ही कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट का यही काम है कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाउएवर, हाई इंटेक फ्रक्टोज हैज बीन एसोसिएटेड विद वेट गेन एंड ओबेसिटी। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जब हम फ्रक्टोज को हम अपनी बॉडी में हाई इंटेक करेंगे, ज्यादा इंटेक करेंगे, तो वो हमारे वेट को बढ़ा देगा एंड वो काज करवाता है ओबेसिटी। ये एक डिजीज है तो उसको काज कराएगा। लेक्टोज इट इज अ डायसेक्राइड। ये जो लेक्टोज है ये डायसेक्टोज से बिलोंग करता है। इज फाउंड इन मिल्क, और ये दूध में मिलता है एंड हेंस इज नोन एज अ मिल्क शुगर। लेक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, ये याद रखिए पॉइंट है। ड्यूरिंग इनटेक, जब हम लेक्टोज को इनटेक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, ये उसके बाद ये टूट जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ये एमसीक्यू है कि जब हम लैक्टोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं तो ये किन कंपोनेंट में ब्रेकडाउन होता है, ये ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज को बनाते हैं, ये भी याद रखें।
इन एलिमेंट्री कैनाल यू नो अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, वाले एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अंदर इसमें एंजाइम का भी रोल होगा। लैक्टोज इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बाय एडल्ट ह्यूमन। ठीक, ये जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज को एडल्ट ह्यूमन इसको डिफिकल्टी से डाइजेस्ट करता है। क्यों? बिकॉज दे लेक द एंजाइम नीड टू ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज, क्योंकि ये लेक होते हैं एंजाइम से जो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं एंड गैलेक्टोज में। लैक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी, इसका भी रोल ये है कि वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इन इन्फेंट्स, बच्चों में, चिल्ड्रेन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है चिल्ड्रेन में। ठीक है, in some adult human where the lactose enzyme not produced by body। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ एडल्ट ह्यूमंस में जो लैक्टोज है, लैक्टेस एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं होता। इस इनटेक कॉज इनडाइजेशन, वो इनडाइजेशन कॉज करवाता है, विच सिम्टोमाइज्ड बाय ब्लोटिंग गैस, वो सिम्टोमाइज करता है ब्लोटिंग गैस, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया को कॉज कराता है। ठीक है, ओके बस, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। लैक्टोज प्रेजेंट फ्रॉम 5 to 8% इन ह्यूमन मिल्क। ये वैल्यूज जो है ये याद रखिए एग्जैक्ट, क्योंकि समटाइम आ जाते हैं, मतलब कभी एमटीकेट में आए तो नहीं है लेकिन चांसेस हो सकते हैं। तो मिल्क में 5 to 8% लैक्टोज मौजूद होता है, 4 to 6% काउ मिल्क में होता है एंड 3 to 4% गोट मिल्क में होता है। That's why goat milk is relatively easily digestible in adult human। इसीलिए जो गॉट का मिल्क है वो एडल्ट ह्यूमन से इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे सक्रोज की। इट्स आल्सो नोन एज डाइसेक्राइड, ये भी डाइसेक्राइड से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम डाइसेक्राइड है एंड मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है। इज नोन एज टेबल शुगर, हम इसको टेबल शुगर कहते हैं और शुगर केन कहते हैं। ये जो अदर्स नेम्स हैं इनको आप याद रखिए। इन एक्सेस अमाउंट ऑफ सक्रोज इन आवर डाइट कैन कॉज डेवलपमेंट ऑफ गम डिजीज। जब हम सक्रोज को ज्यादा अमाउंट में डाइट कर देंगे तो वो काज करा एक डेवलपमेंट ऑफ गम डिजीज सच एज फिटनेस प्लीग, ये किस्म की डिजीज है जो कि हमारे दांत वगैरह में होती है। प्लीग फॉर्मेशन इन द टीथ, ठीक है, टीथ में प्लीग बन जाता है एंड इवन टूथ डिके, इसमें जो टूथ है वो डिकी हो जाते हैं। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि ज्यादा मीठा खाने से जो हमारे दांत हैं वो खराब हो जाते हैं, उन्हें डिजीज लग जाती है। ठीक, तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स जो कि हमने वन बाय वन के यहाँ पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन के अबाउट। प्रोटीन्स नेचुरली अटर इन मैक्रोमॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन्स है दरअसल हम उसको मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। एक लफ्ज होता है माइक्रो, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ये जो प्रोटीन है ये मेड अप ऑफ होती है वेरी लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। हम कह सकते हैं जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन के लिए। एंड या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड है वो सब यूनिट्स होते हैं या फिर मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के। दैट फोर्स इनटू द प्रोसेस दैट थ्री डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन, जो थ्री डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन में आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो उसके बाद जाके हमें प्रोटीन जाके मिलता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, animals, bacteria contain proteins in their presence are vital for life। देखो प्रोटीन्स सारे जॉनरास में जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इनके सेल में कंटेन होती है फॉर उनकी जिंदगी के एक्टिविटी के लिए। ठीक है, हमने बात की अमाइनो एसिड की कि अमाइनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर है। अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन होता है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यू नो
इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड ये जो आर है ये अल्काइल रेडिकल है एंड ये अमोनिया ग्रुप है। ये सारे एलिमेंट्स मिलके, कंपाउंड्स मिलके प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर 10, इसको हम द्वितीय फॉर्म कहते हैं। और आपने आइसोमर्स का एक टाइप पढ़ा होगा, टाइटोमेरिज्म, जिसमें हाइड्रोजन का इट मींस हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन जो है वो लॉस होता है, तो यहाँ पर द्वितीय फॉर्म होता है। ओके, द्वितीय आयंस से कहलाते हैं। There are 22 different types of alpha amino acids that can be used in building proteins. अगर आप बायोलॉजी में देखेंगे, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, तो वहां पर लिखेंगे कि 20 अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन्स को बनाने में काम आते हैं। लेकिन यहाँ पर 22 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड जो कि यूज होते हैं प्रोटीन्स में। हालांकि पॉइंट सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि ईच अमाइनो एसिड ऑफ एन अमाइनो ग्रुप, उसमें अमाइनो ग्रुप होता है एज वेल एज कार्बोजाइलिक ग्रुप। हमने इसको यहाँ पर देखा, ठीक है। These amino acids are associated with each other through polypeptide linkage. इन अमाइनो एसिड के दरमियान में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड बनता है, उन बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगर दो अमाइनो एसिड मिले, ये एक अमाइनो एसिड है, इसके साथ ये फॉर एग्जाम्पल ये एक दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दो अमाइनो एसिड है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड जो कि मोनोपेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर 3 अमाइनो एसिड है तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो हमेशा याद रखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 अमाइनो एसिड है तो 10 अमाइनो एसिड में 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, हमेशा एक कम होता है। तो ये याद रखें, मेन पॉइंट है। The specific arrangement and sequence of the amino acid determine the structure and functional of protein. जी viewers, जो structure होती है, specific arrangement होती है, sequence होती है अमाइनो एसिड की, वो अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अगर एक ये फॉर एग्जाम्पल ये एक अमाइनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चर है तो ये सीक्वेंस में बने। अगर इनकी सीक्वेंस थोड़ी सी भी चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है एंड प्रोटीन का जो फंक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इतनी अरेंजमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट रखती है प्रोटीन के अंदर। देखो अमाइनो एसिड हमारे पास 2 अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड आपस में यहाँ पर बनते हैं तो पानी एलिमिनेट होगा यहाँ पर एज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ये जो इसके बीच में डाइपेप्टाइड बनता है। डाई क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड है तो हम इसको डाइपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है व्यूअर्स। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी proteins can be classified into several groups on the based on function and structure की बिहाफ पर एंड फंक्शन की बिहाफ पर प्रोटीन्स को बहुत डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेस ऑफ फंक्शन द प्रोटीन आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। जो फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है, उनके यहाँ पर ये टाइप्स हैं, जैसे कि कैटालिटिक प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेगुलेटरी एंड हार्मोनिक प्रोटीन, ठीक है। ये फंक्शन के बिहार पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके इनको हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट हम बात करते हैं कैटालिटिक स्ट्रक्चर। कैटालिटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम। तो हमने पढ़ा हुआ है एंजाइम्स के अबाउट, एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकैटालिस्ट कहलाते हैं, ओके। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है, यहाँ पर हम इसको बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं, एक ही पॉइंट है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन मल्टीपल फोल्ड कंपेयर टू केमिकल कैटालिस्ट। हमें पता है एंजाइम के अबाउट के एंजाइम्स किसी रिएक्शन को इंक्रीज अप करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, लेकिन एंजाइम की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करते। आवर बॉडी कंटेन न्यूमरस कैटालिस्ट प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैटालिस्ट प्रोटीन है which facilitate the chemical reaction, वो केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं इनसाइड द बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल लिपेज एक किस्म का एंजाइम है, ठीक है। लिपेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिपिड पर काम करता है। कैटालिस्ट द डिकम्पोजिशन ऑफ लिपिड, जो लिपिड की डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है इनटू फैटी एसिड्स में।
इन आवर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। डाइजेशन, ये जो डिकम्पोजिशन होती है लिपिड की, ये डाइजेशन के दौरान होती है। मसलन मसलन ये कि स्टार्च की जब हाइड्रोलाइसिस होगी, ठीक है, तो वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, एंड प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे इन अमाइनो एसिड में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो प्रोटीएज एंजाइम कहलाता है। एंड लिपिड की जब हाइड्रोलाइज करवाएंगे हम, तो वो फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिपेज। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं, क्योंकि देखो अगर ये अमाइलेज है, अमाइलेज कभी भी इस प्रोटीन पर काम नहीं करेगा, प्रोटीन कभी भी इस स्टार्च पर काम नहीं करता। हमेशा एंजाइम अपने फंक्शन में स्पेसिफिक नेचर रखते हैं। दिस इज अ कैटालिटिक प्रोटीन, जो कि एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। और हमें यह भी पता है जो एंजाइम होते हैं वो ब्लड प्रोटीन होते हैं। देन हमारे पास है स्टोरेज प्रोटीन। नाम से पता चल रहा है कि ये स्टोरेज प्रोटीन है, समथिंग किसी को स्टोर किया जाएगा। These protein store nutrients or material science in particular part of plants or animals. For example, albumin, globulin and casein. ये एक ऐसी प्रोटीन है जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के पर्टिकुलर पार्ट्स में मेटल एंड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है, जैसे कि एल्ब्यूमिन हमने देखा, ग्लोबिन देखा एंड केसिन। ये प्रोटीन्स हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स कहलाते हैं। एंड थर्ड है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी मटेरियल को मुंतकिल करना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। दिस प्रोटीन फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड देयर सब्सटेंस अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से होते हैं। एंड इन द ब्लड स्ट्रीम, मिसाल के तौर पे हीमोग्लोबिन, हमें पता है कि ये ऑक्सीजन को पूरी सेल की, पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक। एंड फोर्थ हमारे पास प्रोटीन है रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट क्लास में। These proteins play a critical role in the regulating function of our body, transmitting signals between cells. सेल्स के दरमियान जो ट्रांसमिटिंग होती है मैसेजेस वगैरह जो ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन्स में, स्पेशली आपने न्यूरॉन्स में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सेल को ट्रांसमिट करते हैं, तो इससे हम हार्मोनल प्रोटीन कहते हैं या रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। ओके, सो थोड़ा सा डू नो में देखें। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है हमें 4 कैलोरी एनर्जी का, एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करती है 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी। तकरीबन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एक जैसी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो लिपिड होता है वो डबल पर जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करता है। अप्रोक्सीमेटली 9 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड टू द बॉडी बाय द लिपिड इन द फैट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बिहार पर भी हमने प्रोटीन को क्लासिफाई किया हुआ है। Proteins are essential macromolecules classified in the 4 main types. हमने इसको 4 main types में क्लासिफाई किया है ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस पर। तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है। ये जो टेबल है ये स्ट्रक्चर की बिहार पर बना हुआ है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, उसके बाद लास्ट में जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो ये आपने बायोलॉजी में पढ़े भी हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके हवाले से रीड भी कर लेते हैं। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें अमाइनो एसिड जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में बनते हैं। दिस सीक्वेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल द शेप एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस है अमाइनो एसिड की, ये क्रूशियल रोल डिटरमाइन करती है शेप एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन के हवाले से बेहद अहम है। मैंने आपको रिसेंटली ये बताया कि अगर इनमें से एक अमाइनो एसिड भी डिस्टर्ब हो जाए तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रोटीन सही तरीके से काम परफॉर्म नहीं करेगी। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट रिफर्स द फोल्डिंग पैटर्न्स पेप्टाइड चेन्स ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन नियर बाय अमाइनो एसिड्स को। ये जो होती है प्रोटीन, ये इंटरैक्शन करती है नियर बाय अमाइनो एसिड के दरमियान, एंड इसके लिए याद रखेंगे फ्लैट शेप बनाती है। ये कुछ इस तरीके से शेप बनती है, फ्लैट शेप। 2 सेकेंडरी कॉमन स्ट्रक्चर
अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स बनते हैं, ये भी याद रखें। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स जो बनते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में बनते हैं, ना कि प्राइमरी एंड टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर में। Stabilization of secondary structure due to the formation of hydrogen bonds between nitrogen and hydrogen and carbon and oxygen group of amino acids। याद रखिए व्यूअर्स, यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये भी एमसीक्यू है एंड पास मेडिकल टेस्ट में ये भी पूछा गया है। देन है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर। It refers the three-dimensional arrangement of protein molecule having folded into three-folded polypeptide chain। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए याद रखें, जो अमाइनो एसिड होते हैं वो थ्री डायमेंशनल फोल्डेड एंड थ्री फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन में हो तो हम उसको टर्शियरी प्रोटीन कहते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, इनमें इनके दरमियान में जो फोर्सेस होते हैं अमंग द पॉलीपेप्टाइड चेन में वो ये होते हैं साल्ट विच आयनिक बॉन्ड बनाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड डाइसल्फाइड विच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनके दरमियान में, वैन डर वाल्स फोर्स बनता है एंड लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो फोर्सेस होते हैं और बॉन्डेज होते हैं ये याद रखें, क्योंकि समटाइम ये भी एमडीकेट के अंदर पूछे जाते हैं और ये हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, और उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे इसके हवाले से। इसका एग्जाम्पल देखो, मायोग्लोबिन एग्जिबिट्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो मायोग्लोबिन होती है प्रोटीन वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होती है। ये जो एग्जाम्पल है इन चार प्रोटीन की, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर की ब्याह पर है, इनकी आप प्रोटीन्स इनके जो एग्जाम्पल्स हैं आप वो अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोटीन है क्वाaternary स्ट्रक्चर इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स। ये जो है लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि फॉर्म होता है इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स से। इसमें सब मल्टीपल प्रोटीन ऑफ सब यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन इज एग्जाम्पल ऑफ क्वाaternary स्ट्रक्चर व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं जिसमें होते हैं 2 अल्फा होते हैं एंड 2 बीटा होते हैं, ये याद रखते हैं। एंड इलस्ट्रेट द क्वाaternary स्ट्रक्चर, वो क्वाaternary स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करते हैं। ये क्वाaternary स्ट्रक्चर की क्वाaternary प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। तो ये हमने देखा प्रोटीन ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स की। क्या प्रॉपर्टीज होती है प्रोटीन्स की, देखो नंबर फर्स्ट, प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल। जो कि प्रोटीन्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में इजीली सॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू द डायपोलर टर्मिनल ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो प्रोटीन्स होती है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। इसका मतलब ये कि प्रोटीन्स को एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो जिग किसी भी शेप में हमें मिल जाता है। बिकॉज क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से एज वेल एज अमोनिया ग्रुप की वजह से, ये 2 रीजन है। इन दोनों रीजन की वजह से हमें जो प्रोटीन है वो एम्फोटेरिक इन नेचर में मिलता है। थर्ड पॉइंट है प्रोटीन्स एग्जिबिट फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू द इनेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स रोटेशन। अमाइनो एसिड रोटेशन की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती हैं, ये भी एक मेन पॉइंट है। सर्टेन प्रोटीन एग्जिस्ट इन वेरियस कलर। जो प्रोटीन हैं उन्हें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं प्रोटीन का जो कि हमने क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखा। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रोटीन्स आर थर्मली स्टेबल। जो प्रोटीन्स है वो थर्मली स्टेबल इन नेचर में होता है। हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्टर्ब्ड बाय हीटिंग। जब हम प्रोटीन्स को हीट करवाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी एट एलिवेटेड टेम्परेचर बाय द शार्प चेंज इन द पीएच। जो प्रोटीन की पीएच है उसमें शार्प चेंज आ जाएगा, जल्दी से वो चेंज हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमने देखा कि जो प्रोटीन्स है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, एंड रफ एस्टिमेशन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड्स 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी, ये भी याद रखें। सेकंड पॉइंट, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन। जो हेमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है जो कि हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में देखा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये O2 को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे लंग्स से। तो एवरी टिश्यू ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उन्हें
लंग्स से एनर्जी को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड पॉइंट, हार्मोन्स और प्रोटीन्स। हमने ये भी देखा कि जो हार्मोन्स है, प्रोटीन्स है, विच रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। एंटीबॉडी और प्रोटीन, ये जो हमने देखा एंटीबॉडीज भी एक किस्म की प्रोटीन्स ही है जो कि वाइटल रोल प्ले करती हैं इन इम्यून सिस्टम में। ठीक है, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन, एंटीबॉडी प्रोटीन की वजह से मेंटेन रहता है। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रोटीन्स की। तो अभी तक एक्सपीरियंस यहाँ तक हमने प्रोटीन्स के हवाले से बात कर ली। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक है लिपिड का। The lipids are naturally occurring heterogeneous organic compounds। ये जो लिपिड्स है हम इसको हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं? क्योंकि लिपिड के अंदर जो लिपिड होता है वो डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, जैसे कि स्टीरॉइड एक लिपिड है, फैट लिपिड है, फैटी एसिड लिपिड है, स्टीरॉइड्स लिपिड है। मतलब कहने का ये कि वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। डेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हमें ये तो कॉमन पॉइंट है कि जो वाटर में जो लिपिड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वो कभी भी वाटर में सॉल्व नहीं होगी, बट वो सॉल्युबल होती है बोहर्स रिएजेंट्स में। ठीक है, बोहर्स ऑर्गेनिक मटेरियल में, अपने जैसे मटेरियल में जो लिपिड होती है वो सॉल्युबल होती है। एंड ये भी याद रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लिपिड को बोहर्स नामी एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 1943 में। द टर्म जो लिपिड है इसका टर्म ओरिजिनेट होता है फ्रॉम ग्रीक वर्ड लिपोज से। ठीक है, एक लिपोज वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है कि फेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ऑयली ऑयली तरह एक स्ट्रक्चर होती है, हम उसको फेट लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। ड्यू टू देयर ग्रेसी और ऑयली टेक्सचर व्हेन टच्ड, हम जब लिपिड को टच करेंगे तो हमें ऑयली और ग्रेसी लाइक स्ट्रक्चर, हमें कुछ स्वीटली सा फील होगा, तो हम ऐसे कंपाउंड को लिपिड कहते हैं। एंड देखो यहाँ पर बोहर्स रिएजेंट मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर इथाइल अल्कोहल इन रेशियो 2:1 होगा। दरअसल ये वाटर का भी रेशियो होता है 2:1। एंड मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लिपिड को बोहर्स नाम एक साइंटिस्ट ने 1943 में डिस्कवर किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिपिड्स आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट, हमारे डाइट के लिए वाइटल कंपोनेंट है। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ सच एज एनिमल्स फैट से हमें लिपिड ऑब्टेन होती है, जैसे कि बटर एंड घी से। वेजिटेबल ऑयल हमें ये प्लांट से भी प्लांट से भी ऑब्टेन होती है लिपिड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लिपिड को हमने केमिकल कंपोजिशन की बिहाफ पर हमने क्लासिफाइड किया इनटू 3 मेन ग्रुप्स में, नेम्ड एज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड स्टीरॉइड लिपिड्स। ये लिपिड के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो केमिकली ईस्टर्स कहलाते हैं, मेड अप ऑफ फैटी एसिड, जो फैटी एसिड के बने होते हैं, एंड अल्कोहल स्टिल। मेनली सर्व एज एनर्जी ड्यू सोर्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फैट, ऑयल एंड वैक्सेस में हम इसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। लेकिन ये जो सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है, ये आपको बायोलॉजी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किए। फर्स्ट हम बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स के अबाउट। देखो, these lipids are abundantly found in nature, ये हमें नेचर में मिलते हैं। केमिकली नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स, हम इसको ट्राइग्लिसराइड्स एंड ट्राइएस्टर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइएस्टर्स? इनका भी रीजन है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से बनते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस से आप फेमिलियर होंगे। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सपोज करें कि हमारे पास ये एक मटेरियल है, कंपोनेंट है, जिसको हमने एक दूसरे कंपोनेंट से और मटेरियल से ऐड करवाते हैं। तो जब ये आपस में ऐड होंगे, कंडेंस होते हैं, तो इनके दरमियान में से जो वाटर है वो बाय रिलीज होता है। वाटर का मॉलिक्यूल बाय रिलीज होगा, एलिमिनेट होगा, तो हम इसको कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस और कंडेंसेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर देखो,
कंडेंसेशन ऑफ 3 फैटी एसिड्स, इसमें 3 फैटी एसिड याद रखें, 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लाइसोल मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस्ड होते हैं तो फैट्स एंड ऑयल्स बनाते हैं, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स एंड ट्राई ईस्टर्स कहते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। यहाँ पर भी हम बात करें 3 फैटी एसिड्स की, तो यही रीजन है इन दोनों कंपोनेंट्स को ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राई ईस्टर्स का नाम देने का ये रीजन होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो फैटी एसिड है एंड एक ग्लाइसोल मॉलिक्यूल है। जब ये आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस करते हैं तो इनमें से फैट और ऑयल बनता है एंड वाटर बाय रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बना हुआ है कि हमारे पास 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसोल जब आपस में कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ट्राइग्लिसराइड्स इनमें से फैट्स एंड ऑयल्स बनते हैं एंड वाटर यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। फर्दर देखते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड चेंज इन मॉलिक्यूल फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल में जो कार्बन होते हैं वो कार्बन 12 से कार्बन 24 कार्बन कंसिस्ट होते हैं, विच में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये जो कार्बन है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं एंड अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब ये क्या है, इनके हवाले से थोड़ा सा याद रखें, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वेजिटेबल ऑयल कंटेन्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों? क्योंकि जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो एंड जिसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड ना हो तो हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, और ये हम फैट के लिए ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड आर द लिपिड एंड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये आम टेम्परेचर पर लिक्विड इन फॉर्म में होते हैं। जबकि एनिमल की अगर बात करें तो हमें एनिमल से फैट ऑब्टेन होता है। दे आर कंपोज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड से कंपोज होते हैं। यूजुअली ये जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इन दोनों में बस इतना डिफरेंट है। और ये भी मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होते हैं एंड इनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है। ओके व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टेबल है टाइप्स ऑफ फैटी एसिड की। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स डिस्क्रिप्शन एंड उसके एग्जांपल याद रखें, बहुत मेन टेबल है ये। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फर्स्ट देखो यहाँ पर, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कंटेन होते हैं ओनली सिंगल बॉन्ड पर। बिटवीन कार्बन के जो दरमियान में बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है एंड इसके एग्जांपल है स्टीरिक एसिड एंड पाल्मेटिक एसिड। ये पास मेडिकल टेस्ट में पूछे गए हैं, ये भी याद रखें। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें एटलीस्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसके एग्जांपल है ऑयलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड, जो कि हमें लिनन में से मिलते हैं, ठीक है। दूसरी क्लासिफिकेशन है वैक्स। वैक्स में भी हमें लिपिड को भी हमने वैक्स में क्लासिफाई किया हुआ है। अब ये क्या होता है देखो, वैक्स आर नेचुरली अकरिंग एस्टर्स, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स। व्यूअर्स, ये पास मेडिकल टेस्ट एमसीक्यूज है। जैसे लाइन लिखी हुई है इस तरीके से लाइन पास मेडिकल टेस्ट में आ चुकी है, ये अपने नोटबुक में नोट कर लें। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पास मेडिकल टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुका है। देखो यहाँ पर वैक्स इज नेचुरली अकरिंग लॉन्ग ईस्टर्स चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल्स होते हैं, हम उसको वैक्सिस कहते हैं। वैक्सिस आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं विद वाटर रिप्लेंट नेचर। ये पानी को रिप्लेंट करते हैं, पीछे पुश करते हैं, मतलब कहने का ये कि ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। इन प्लांट्स दे फॉर्म कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। ये प्लांट्स के लीव्स के ऊपर कोटिंग बनाते हैं एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया। फ्रूट्स एंड अदर पार्ट्स हेल्पिंग द प्रिवेंट वाटर लॉस, पानी को लॉस करने से प्रिवेंट के लिए हेल्पफुल रहते हैं। एंड प्रोटेक्ट द अगेंस्ट एनवायरमेंट, एंड एनवायरमेंट के अगेंस्ट से प्लांट्स की जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हनी बीज
produce wax to build honey combs for the protection of hives. हिल्स की प्रोटेक्शन के लिए जो हनी बीज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं वैक्स को, ठीक है। ये हनी बी वैक्स हैं, ठीक है, ये याद रखें। बहरहाल ये जो पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ में 3 से 4 एमसीक्यूज पास मेडिकल में आ चुके हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड की। यहां तक सिंपल लिपिड कंप्लीट हो गई, देन स्टार्ट हो रहे हैं कंपाउंड लिपिड। These are esters of glycerol with 2 fatty acids and some other components such as carbohydrates, amino acids, phosphoric acid. इस कंपाउंड लिपिड में ईस्टर्स, ग्लाइसरॉल एंड 2 फैटी एसिड्स एंड दूसरे कंपाउंड्स में होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड एंड फास्फोरिक एसिड कंटेन होते हैं। These are classified into phospholipid, हमने इसको फास्फोलिपिड में क्लासिफाई किया है। ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन ऑन द बेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल ग्रुप्स की वजह से, एडिशनल की ब्याह पर हमने इस कंपाउंड लिपिड को क्लासिफाई किया है, जैसे कि फास्फोरिक एसिड, ग्लाइकोजिन, प्रोटीन, ठीक है। एग्जांपल LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, ये इसका एग्जांपल है कंपाउंड लिपिड में, लिपिड का। देखो स्टीरॉइड्स, These are derivatives of lipid। ये जो स्टीरॉइड्स होते हैं ये लिपिड के डेरिवेट्स होते हैं जो कंपोज होते हैं स्पेसिफिक स्टेट ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड, याद रखें 4 इंटरकनेक्टेड कार्बन रिंग्स के, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि साइक्लोपेंटिनोफेरेंटेरिन न्यूक्लियस। एग्जांपल ऑफ स्टीरॉइड्स आर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इसके एग्जांपल है, एंड कोलिक एसिड, ठीक है, ये भी पास मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। एसिड बिलोंग्स टू द कोलेस्ट्रॉल। देखो कोलिक एसिड जो होता है वो डेरिवेट्स होता है कोलेस्ट्रॉल का, नाम से हमें पता चला है कि ये कोलेस्ट्रॉल से लिया गया है। इट्स फाउंड इन बाइल जूस, ये बाइल जूस में हमें मिलता है। सोडियम साल्ट, इस सर्ज एज एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम करता है। दैट पार्टिसिपेट इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। ओके बस, एंड आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड की, ये लिपिड की क्या स्ट्रक्चर होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन देयर क्लासिफिकेशन। लिपिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो उसकी क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करती है। हाउएवर जबकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है लिपिड की वो कंसिस्ट होती है हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक कार्बन टेल पर, यह भी याद रखें। हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड जो हाइड्रोफोबिक होता है वो कार्बन का टेल होता है नीचे वाली साइड। जो हेड होता है वो पोलर इन नेचर होता है, जो कि उसका टेल होता है वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। ये भी मेन पॉइंट से दोनों याद रखें, ठीक। ये लिपिड की बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हर लिपिड में हमें मिलता है। देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इस लिपिड की। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिपिड, लिपिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। देखो लिपिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। हमने पहले बात की कि लिपिड जो होता है वो हेटेरोजेनियस इन स्टेट है, कि वो फिजिकल जो स्टेट में होती है लिपिड की वो डिफरेंट होती है, डिपेंड करती है उसकी केमिकल नेचर पर एंड टेम्परेचर पर। हमने देखा अभी कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जो अनसैचुरेटेड वो लिक्विड थे एट रूम टेम्परेचर पर, जो सैचुरेटेड थे वो सॉलिड थे एट रूम टेम्परेचर पर। मतलब कि ये जो लिपिड है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मसलन फैट एग्जिस्ट इन सॉलिड इन स्टेट, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो फैट है वो सॉलिड इन नेचर में होता है, स्टेट में होता है। जब वैक्स है वो सेमी सॉलिड स्टेट है, मतलब थोड़ा सा लिक्विड होगी थोड़ा सा सॉल्ट होगी। ऑयल इन लिक्विड, ऑयल को हमने देखा कि वो लिक्विड स्टेट में एट ए रूम टेम्परेचर पर। सेकेंड पॉइंट, लिपिड आर ट्रांसलूसेंट और अपेक्यू इन नेचर। ये अपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट इन नेचर होती है। लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में सॉल्व नहीं होती, जबकि वो सॉल्युबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अपने जैसे सॉल्वेंट कंपाउंड्स में, जैसे कि बोहर्स रिएजेंट में। लिपिड्स हैव लो डेंसिटी, मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है कि लिपिड की जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है, विच इनेबल्स देम फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो वाटर पर फ्लोट करती है।
Melting point of saturated lipid higher than unsaturated lipids, ये भी मेन पॉइंट है कि सैचुरेटेड लिपिड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड लिपिड से। लिपिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी लिपिड में से पास नहीं करती, देयरफॉर सर्व एज इंसुलेटर फॉर एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के लिए लिपिड इंसुलेटर का काम करती हैं। दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड। और केमिकल प्रॉपर्टीज में लिपिड की जैसे कि एडिशन रिएक्शन देता है ये लिपिड। ऑयल अंडरगोस एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस फैट। जब भी ये रिएक्शन याद रखें एडिशन रिएक्शन, कि जब ऑयल एडिशन रिएक्शन देता है विद हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो वो फैट को प्रोड्यूस करता है। In this chemical reaction, the unsaturated fatty acid of oil converts into saturated fatty acid. देखो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड ऑयल होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में। ये इसका रिएक्शन है। और रिएक्शन है सफोनिकेशन रिएक्शन। फैट एंड ऑयल हाइड्रोलाइज्ड, दोनों कंपोनेंट को हाइड्रोलाइज किया जाता है व्हेन हीटेड, जब हम उनको हीट करवाएंगे विद अल्कली टू प्रोड्यूस सोप। दरअसल ये सोप बनाने का एक प्रोसेस है जिसको हम सफोनिफिकेशन कहते हैं एंड ग्लाइसोल इसमें से बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सफोनिकेशन प्रोसेस। ठीक है व्यूअर्स, ये इसका मैकेनिज्म है। देन रेंसिडिटी, ये भी रिएक्शन है व्हेन एनिमल फैट, याद रखें जब एनिमल फैट एक्सपोज्ड मॉइस्ट एयर में जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, दे अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके साथ ऑक्सीडेशन कंबाइन होगी जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। मतलब हम उसको पानी प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। साइमल्टेनियसली लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन अनप्लीजेंट टेस्ट, इसमें अनप्लीजेंट टेस्ट इन ऑर्डर बन जाएगी। दिस प्रोसेस कॉमनली रिफर्ड एंड रेंसिडिटी, ये रेंसिडिटी कहलाता है, जो कि आपको बायोलॉजी में ये रिएक्शन नहीं मिलेगा, मोस्टली बायोमॉलिक्यूल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड की, कि लिपिड की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अबाउट हमें कुछ पता भी होगा, लेकिन जो न्यू पॉइंट है वो भी हम उसको देख लेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट है दे स्टोर केमिकल एनर्जी। ये हमें पता है कि लिपिड जो है वो केमिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन एडिपोज टिश्यूज में। जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो हमारे स्किन के अंदर होते हैं, अंडर द स्किन होते हैं। दे स्टोर मोर देन ट्वाइस एनर्जी, वो ट्वाइस एनर्जी को स्टोर करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के, ये भी एमसीक्यूज हैं, एंड प्रोटीन्स के। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग फास्टिंग, जब फास्टिंग होता है, किसी इंसान को रोजा होता है, तब इस एनर्जी को स्टोर किया जाता है बाय द लिपिड। दे आर ऑर्नामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा है कि फास्फोलिपिड मिलता है, इसका ऑर्नामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ड्यू टू देयर वाटर इंसोल्युबिलिटी की वजह से दे प्रोटेक्ट द सेल बाय फॉर्मिंग फास्फोलिपिड, बाय फास्फोलिपिड लेयर से प्रोटेक्ट करता है, which allows the movement of substance को allow करता है in out or in the cell, सेल के बाहर और सेल के अंदर। थर्ड पॉइंट है लिपिड इन एडिपोज टिश्यूज। जो एडिपोज टिश्यूज में लिपिड है हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। एंड सर्व एज इंसुलेशन ऑफ बॉडी, वो इंसुलेशन ऑफ बॉडी के तौर पर काम करता है लिपिड इन एडिपोज टिश्यूज में। लास्ट पॉइंट है दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फैट सॉल्युबल, को यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में यूज होती है, हेल्प होती है, हेल्प करती है। विटामिन सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये भी मेन पॉइंट है, ये भी याद रखें। बस यहाँ तक हमने लिपिड के अबाउट देख लिया, और उसके बाद हमारे पास टॉपिक है मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में मिनरल्स का क्या रोल होता है। मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस,
जो मिनरल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जितने हमने यहाँ पर देखें, इसके ऊपर देखें तो ये ऑर्गेनिक थे, और यहाँ पर जितने हम पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। डेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम द सर्टेन डिजीज। और कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनसे हमें मिनरल्स प्रोटेक्ट करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। although the more than 25 से ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, बट 16 मिनरल्स, जो 16 मिनरल्स हैं वो रिकग्नाइज हैं एज असेंशियल फॉर बॉडी हेल्थ के लिए। ये भी याद रखें, देखो 25 से ज्यादा मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें से 16 मिनरल्स जो होते हैं वो रिकग्नाइज किए गए हमारी बॉडी हेल्थ के लिए। सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी नोन एज माइक्रो मिनरल्स। जो मिनरल्स लार्ज क्वांटिटीज में हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को, उन्हें हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। वाइल अदर्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, वो रिक्वायर होती हैं एज अ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर रीडिंग में, मिनरल्स एंड वाटर स्मॉलर साइज में होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में विदाउट बीइंग डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड किए बगैर थ्रू एंजाइमेटिक प्रोसेस में इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। दिस इज अ मिनरल्स एंड सम सोर्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के सोर्सेस हैं कि हमें कहाँ से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन फ्रूट, हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, सी फूड एंड वाटर से हमें मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सम सोर्स ऑफ मिनरल्स लिस्टेड किए गए यहाँ पर, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ये मेन मिनरल्स हैं। फर्स्ट देखो कैल्शियम। कैल्शियम हमें मिलता है मिल्क से, चीज से, योगर्ट, लीफी ग्रीन से, ठीक है, प्लांट्स के ग्रीन्स होते हैं उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। आयरन, देखो रीड मीट, पोल्ट्री, सीवुड एंड बीन, लेंटिल्स, इनसे हमें आयरन मिलता है। बीफ, चिकन, सी फूड, बीन से हमें जिंक ऑब्टेन होता है। एंड लास्ट में फास्फोरस जो हमें मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन से हमें फास्फोरस ऑब्टेन होता है। ये हमने सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के हवाले से बात कर ली। देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक। बायोलॉजिकल लिहाज से हमें देखें कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारे बॉडी के अंदर। मिनरल्स परफॉर्म डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में डाइवर्स फंक्शन बॉडी परफॉर्म होते हैं मिनरल्स से, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ पीएच, वो पीएच को मेंटेन करती है, एसिड बेस बैलेंस करती है, हार्मोनल कंट्रोल के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर ईच मिनरल्स हैज स्पेसिफिक रोल इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स के स्पेसिफिक रोल होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड जिंक। फर्स्ट देखो आयरन। आयरन क्रूशियल होता है हमारे बॉडी के लिए, जो इन्वॉल्व होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो जो हमने देखा हेमोग्लोबिन को, तो हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग से बॉडी की टिश्यूज में। इम्यून फंक्शन में आयरन का रोल होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल्स को जो प्रोडक्शन करते हैं रेड सेल की, वो उसमें भी आयरन का रोल होता है। कैल्शियम यूज होता है बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये तो कॉमन फैक्ट है, ये तो हर किसी को पता है कि कैल्शियम हमारे लिए जरूरी होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए। जो हेल्प करता है मसल कंट्रैक्ट में, ये भी हमने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट होते हैं मसल कंट्रैक्शन के लिए एंड रिलैक्सेशन के लिए, ठीक। इट आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हेल्पफुल रहता है एंड इम्यून सिस्टम में भी इसका रोल होता है। इट डिफिशिएंसी कॉज द वीकनेस ऑफ बोन्स एंड पोअर बॉडी ग्रोथ। अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी में जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं एंड जो बॉडी की ग्रोथ है वो उस पर अफेक्ट पड़ता है। कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है। देन फास्फोरस है। फास्फोरस की जो इंपॉर्टेंस होती है वो हेल्दी बोन्स में होती है एंड
टीथ के लिए भी ये लाजमी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। बेयरिंग अ पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए में भी फास्फोरस मिलते हैं, हमने ये भी डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है कि डीएनए की स्ट्रक्चर में हमें फास्फोरस मिलता है, एंड आरएनए में भी हमने ये इसको देखा है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इसकी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस में एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफरिंग होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, उसमें भी फास्फोरस का रोल होता है। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मस्कुलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड मेंटेन द हार्ट बीट, हार्ट बीट को मेंटेन करता है फास्फोरस। एंड लास्ट में आता है जिंक। जो जो जिंक होता है ये इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, वाउंड हेलिंग एंड वर्किंग ऑफ नर्व सिस्टम। जब हमें कोई कट लग जाता है तो उसके जो हीलिंग में जो काम होता है वो जिंक का काम होता है। इट वर्किंग नर्व सिस्टम, ये नर्व सिस्टम में वर्किंग करता है। इट इम्प्रूव्स आवर इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को जिंक इम्प्रूव करता है, इनहांस करता है इंफ्लेमेशन एक्टिविटी को। इट आल्सो एक्टिवेट्स द सेल, आवर सेंस, हमारे सेंस को एक्टिवेट करता है, स्मेल को टेस्ट। डिफिशियंसी ऑफ जिंक कॉज लॉस ऑफ वेट एंड एपिटाइट एंड टेस्ट। अगर हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी हो जाए तो बॉडी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है, एपिटाइट होता है, एपिटाइट एक डिजीज है जो कि मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है, एंड टेस्ट पर भी अफेक्ट होता है जिंक की डिफिशियंसी। ठीक है बस, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनरल्स को देख लिया एज ए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पर। ठीक है, इस चैप्टर का टॉपिक है इंसुलेशन एंड डायबिटीज। ये एक टेबल बना हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायबिटीज है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि मार्क्ड बाय एलिवेटेड ऑफ शुगर, जो कि मार्क्ड की जाती है एलिवेटेड ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स की। इट्स ट्राइगर्ड बाय ईदर इनसफिशिएंट प्रोडक्शन, ये टारगेट करती है insufficient production of insulin or our body inability to effectively use it, इसका हमारे बॉडी में inability effectively use होता है। Insulin is a protein hormone secreted by pancreas and plays a significant role in controlling blood sugar in levels। विवर्स हमें पता है जो है वो प्रोटीन हार्मोन है जो कि सीक्रेटेड होती है पेनक्रियास से, एंड इसका जो रोल होता है वो कंट्रोल करती है ब्लड शुगर को। द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड फ्लक्चुएट थ्रू आउट द डे, जो ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है थ्रू आउट द डे, इंक्रीजिंग आफ्टर मील्स। जब हम खाना खाते हैं तो एकदम हमारी जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड देन ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। 2 घंटा के अंदर अंदर हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाती है एंड अपने नॉर्मल हो जाती है। द टाइपिकल रेंज ऑफ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉर एडल्ट्स इन फास्टिंग, इन फास्टिंग स्टेट में एक एडल्ट्स के लिए जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 to 110 mg/dl के इतना नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है किसी एडल्ट का। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर्स को वाइंड अप कर लिया, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।